कल्चर किसी भी जगह का हो, हम स्पेशली पाकिस्तान के हवाले से पढ़ रहे हैं, लेकिन कल्चर में क्या चीज़ें शामिल होती हैं? एक इंसान को जब आप कंप्लीटली एक इंसान की रोज़मर्रा की जो उसकी चीज़ें देखें, तो आपको उसमें क्या मिलेगा? जब आप किसी इंसान से मिलते हैं पहली मर्तबा, आप उसके बारे में क्या जानना चाहते हैं? सफ़र में 2 लोग साथ हैं, हाय हेलो होता है, बातचीत शुरू होती है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। किस चीज़ से बात शुरू होती है? नाम जानते हैं और फिर उसके बाद नाम के बाद एक सिलसिला चल पड़ता है, जिसमें एक शख्स दूसरे शख्स के बारे में क्या कुछ जानना चाहता है, उसकी लैंग्वेज क्या है, वो रहता कहाँ है, उसने लिबास कैसा पहना हुआ है, वो किस रिलीजन को फॉलो करता है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, वो देखने में कैसा लगता है, उसे म्यूजिक कौन सा पसंद है, उसे अदाकार कौन से अच्छे लगते हैं, वो खेल कौन सा ज्यादा पसंद करता है। इस तरह की जनरल बातें होती हैं जो दरअसल एक इंसान दूसरे इंसान के बारे में जानना चाहता है। इसका मतलब ये है कि कल्चर या एक इंसान मजमुआ है किन चीजों का? इन तमाम चीजों का, जिसमें मोड ऑफ ड्रेस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, फूड वो क्या खाता है, उसके फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, बर्थ एंड डेथ रिचुअल्स, कैलीग्राफी, आर्किटेक्चर, हैंडीक्राफ्ट्स, लैंग्वेज एंड लिटरेचर और आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। पाकिस्तान के हवाले से जिस तरह एक फर्द दूसरे फर्द के बारे में जानना चाहता है, इस तरह एक कौम की हैसियत से जो हमारे बारे में, जो कुछ कल्चर की हैसियत से जो हमारे कल्चर को रिवील करती हैं, उसे देखते हैं। मोड ऑफ ड्रेस, लिबास, पाकिस्तानी लिबास, मैंने आपसे कहा ना कि इस्लामिक है लेकिन अरेबिक नहीं है। पाकिस्तान का लिबास इस्लाम के उसूलों के मुताबिक ढीला ढाला, खूबसूरत, बावकार, हल्के रंग और एलिगेंट, जिसमें इंसानी जिस्म की मुकम्मल पर्दा पोशी हो। Since nudity is prohibited in our religion, पाकिस्तानी ड्रेस इज अ कंप्लीट ड्रेस। हम जो कुछ भी पहने, हमारे मजहब ने हमें उसका एक क्राइटेरिया दिया हुआ है जिसको हम अपने लिबास में मद्देनजर रखते हैं। इसी वजह से शलवार कमीज और पाकिस्तान का जो कौमी लिबास है मर्द और ख़वातीन के लिए, ख़वातीन में उसमें दुपट्टे का इजाफा और हजरात में ख़ास तौर पे रूरल एरियाज़ में टर्बन्स, टोपी, सर का रुमाल, ये चीज़ें एक लाजमी हैसियत पाकिस्तानी लिबास में रखती हैं। थोड़ी सी तब्दीली के साथ ही आपको सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, केपी के और हर जगह में आपको लिबास में ये चीज़ें नज़र आएंगी। उनकी शक्ल मुख्तलिफ हो सकती है, उनकी बनावट मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन ये पाकिस्तानी लोगों के लिबास का हिस्सा होता है। चूँकि आज का दौर एक ग्लोबल विलेज का दौर है, आज की दुनिया, आज का कल्चर न सिर्फ ये कि अपना ज़ाती है बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ कल्चर का असर ज़रूर लेता है। इसलिए हमारे लिबास में कुछ और चीज़ें शामिल हो सकती हैं, डिफरेंट ममालिक की, डिफरेंट कल्चर की, डिफरेंट इलाकों की, लेकिन पाकिस्तानी लिबास जो है वो ख़ास तौर पे इन सारे उसूलों पर होता है। फिर फूड एंड न्यूट्रिशन, पाकिस्तानी लोग हर वो चीज़ खाते हैं जिसकी इस्लाम में इजाज़त है। हम हलाल और हराम को सामने रखते हुए हर कुछ खा सकते हैं, हमें सब कुछ खाने की इजाज़त है। लेकिन सकाफती लिहाज से पाकिस्तानी खानों की ख़ास बात इसका स्पाइसी होना है। मसालेदार, तेज़ मसालेदार बिरयानी, कोरमा और मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तानी खानों की यूँ समझ लें हिस्सा है। कल्चर किस तरह खानों से जाहिर होता है? देखिए, मैं अगर पिज्ज़ा कहूँगी तो आपके जहन में इटली का ख्याल आएगा, इटालियन पिज्ज़ा, राइट। अगर मैं चिकन चाउमीन या शैशलिक कहूँगी तो आपको चाइनीज़ खानों का फौरन से आपके जहन में आ जाएगा। कल्चर की जो सारी चीज़ें हैं जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, मज़े की बात है कि ये बोलती नहीं है, इनकी ज़बान नहीं होती, लेकिन ये बोलती हैं, ये बता देती हैं कि ये किस जगह की हैं, किस मुल्क की हैं, किन लोगों की हैं। फिर चाहे वो लिबास हो, खाना पीना हो या कुछ और, वहाँ की इमारतें हो, वहाँ का म्यूजिक हो, हर वो चीज़ जो कल्चर में शामिल है वो खामोश होती है लेकिन बोलती है और बता देती है। सो मोड ऑफ ड्रेस और फूड एंड न्यूट्रिशन के बाद हम आ जाते हैं बर्थ एंड डेथ रिचुअल्स।
पाकिस्तानी माशरे में पैदाइश और मौत को बाकायदा तौर पर, चूँकि हमारे यहाँ कलेक्टिविज़्म है, इस्लामी माशरे की ख़ास बात यह है कि ये इज्तिमाइयत को फ़रोग़ देता है, ये कलेक्टिविज़्म को फ़रोग़ देता है, ये इंडिविजुअल एक इंसान की अपनी ज़ात की बात नहीं करता, ये अपनी ज़ात को पीछे रख के दूसरों को अहमियत देने की बात करता है। सो पाकिस्तानी माशरे में तमाम खुशियाँ और गम मिलकर सेलिब्रेट किए जाते हैं, फिर चाहे वो पैदाइश की खुशी हो या किसी का फ्यूनरल हो, किसी की डेथ हो, उसमें एक साथ लोग जो है मिलकर उसे मनाते हैं या उसका इनेकाद करते हैं। ये पाकिस्तानी माशरे की ख़ास बात है। फिर इसके बाद है म्यूज़िक। आप देखिए, मैंने भी आपको बताया था कि अगर किसी सॉन्ग के अल्फाज किसी लैंग्वेज के हमें समझ ना भी आते हो, हम उस मुल्क का म्यूज़िक सुनकर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये अरेबिक म्यूज़िक है, ये पश्तो म्यूज़िक है, ये पंजाबी भंगड़ा है। और अपने मुल्क में रहते हुए तो शायद इन बातों का इतना नहीं अंदाज़ा होता, लेकिन वो लोग जो बाहर के ममालिक में रहते हैं, मैं आपको बताऊं, पास से गुजरने वाली गाड़ी से अगर पंजाबी म्यूज़िक की आवाज़ आ जाए या भंगड़े की आवाज़ आ जाए या कोई गज़ल गाड़ी में लगी हुई हो, फौरन से पॉइंट आउट किया जाता है कि अपना देसी जा रहा है, अपना है, कोई अपना है। तो ये म्यूज़िक भी, ये म्यूज़िक का जो मोड है, जो म्यूज़िक की मेलोडी है, ये भी किसी जगह के कल्चर को, किसी जगह को अच्छे से रिवील करती है, बता देती है। फिर इसके बाद है स्टेटस ऑफ वुमेन एंड एल्डर्स। इस्लाम और फिर पाकिस्तानी माशरा ख़वातीन को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। हमारे मज़हब में माँ, बहन, बेटी, बीवी, हर लिहाज से, हर हैसियत से ख़वातीन को काफ़ी ज़्यादा अहमियत हासिल है। ऑल्दो इट्स अ मेल ओरिएंटेड सोसाइटी, हमारे यहाँ मर्द जो है वो ख़ानदान का सरबराह होता है, लेकिन ख़वातीन को घर के सरबराह या घर के मैनेजर की हैसियत से, फैमिली के मैनेजर की हैसियत से बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल होती है। एल्डर्स या बुज़ुर्ग, हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम अभी तक कायम है, थोड़ा सा हिलना जुलना शुरू हो गया है, लेकिन उसके बावजूद, अलग होने के बावजूद भी हमारे यहाँ बुज़ुर्गों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, उनका ख्याल रखा जाता है, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, और ये पाकिस्तानी माशरे की ख़ास बात है। फिर लैंग्वेज एंड लिटरेचर। जिस तरह पाकिस्तान का कल्चर मिक्स्ड कल्चर है, इस तरह पाकिस्तान की लैंग्वेज भी मिक्स्ड लैंग्वेज है। उर्दू ज़बान एक लश्करी ज़बान है। जिस तरह कल्चर में इन सारे अक़वाम की कल्चर का आमेज़िश या जिसे कहते हैं मिलाप शामिल है, बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान में बोली जाने वाली ज़बानें, स्पेशली उर्दू लश्करी ज़बान है जिसमें मुख्तलिफ ज़बानों के अल्फाज शामिल है। एक अलग लेक्चर उर्दू ज़बान पे आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन उससे हट के पाकिस्तान का कल्चर यूँ समझ लें एक गुलदस्ते की तरह है, जिसमें बहुत सारे फूल डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लगे हुए हैं। सो सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, KPK और पाकिस्तान में बोली जाने वाली मुख्तलिफ ज़बानें पाकिस्तान की सकाफ़त और कल्चर का हिस्सा हैं। हम ज़बान किसी की सुनते हैं तो बग़ैर बोले समझ जाते हैं उसकी एथनिसिटी, यानी एथनिकली, इलाकाई लिहाज से वो कहाँ से ताल्लुक़ रखता है, हम उसकी लैंग्वेज सुन के समझ जाते हैं। उसके नैन नक्श, उसके फीचर्स देखने से तो समझते हैं, लेकिन उसकी लैंग्वेज से भी हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये किस मुल्क और किस सकाफ़त और किस कल्चर से ताल्लुक़ रखता है। फिर इसके बाद था आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों की आमद के बाद जो फ़नून को, जो मुख्तलिफ किस्म के फ़न मुसव्वरी को और दीगर फ़नून को जो एक बूस्ट मिला है, वो दरअसल इस्लाम के बाद और मुसलमानों के आने के बाद मिला है। और एक नए आर्ट ने जो यहाँ जन्म लिया, जिसे इंडो इस्लामिक आर्ट कहा जाता है। मुग़ल बादशाहों ने अपने दरबार में मूसीकी और मुसव्वरी को, दीगर फ़नून को बड़ी अहमियत दी, जो आज कल्चरल हेरिटेज के तौर पे, विरसे के तौर पे आज भी हमारे पास मौजूद है। अमीर खुसरो म्यूज़िक के हवाले से और दीगर फ़नून के हवाले से सब कॉन्टिनेंट और इस्लामी कल्चर जो है वो पाकिस्तान में आज भी मुग़ल बादशाहों के ज़माने का कल्चर मौजूद है।
ورثے کے طور پر، اور ہم نے اسے اختیار کیے رکھا ہوا ہے۔ پھر کیلیگرافی کیا ہوتی ہے؟ کیلیگرافی خاص طور پر اسلامک فن ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے نام، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اور قرآن پاک کی آیات کو خوبصورتی سے پینٹنگ کے طور پہ ڈفرینٹ شیپس اور شکل دے کر بڑے خوبصورت انداز میں ان کو لکھا جاتا ہے، جسے ہم کیلیگرافی کہتے ہیں۔ اور کیلیگرافی 101% اسلامک آرٹ ہے، جو کہ سب کانٹیننٹ کا اور پاکستان کے کلچر کا حصہ ہے۔ فیئرز اینڈ فیسٹیولز، میلے ٹھیلے، یہ فیئرز اینڈ فیسٹیولز، یہ میلے ٹھیلے سب کانٹیننٹ کے، بر صغیر کے اور پاکستان کے معاشرے کی اور کلچر کی خاص پہچان ہے۔ میلے ٹھیلے کیوں قائم ہوتے ہیں؟ یہ دیکھیں، پاکستان کا 70% سے زیادہ علاقہ رورل ایریا ہے، دیہاتی علاقہ ہے، دیہی علاقہ ہے، جہاں ریکریشن کے لیے، تفریح کے لیے سینما، پارکس، مالز، یہ سب چیزیں موجود نہیں ہیں۔ ان لوگوں کی تفریح کیا ہے؟ کسی بزرگ کے عرس پر، یا ویسے ہی گاؤں میں یا علاقے میں ایک میلہ لگ جاتا ہے، جھولے لگ جاتے ہیں، مختلف اسٹال لگ جاتے ہیں، چیزیں خرید و فروخت ہوتی ہیں، کھانے پینے ہوتے ہیں، پپٹ شو ہوتے ہیں، بندر کا تماشا، بکری کا تماشا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو امیوزمنٹ کے لیے ہوتی ہیں، تفریح کے لیے ہوتی ہیں۔ پاکستان کی سادہ آبادی کے لیے، سادہ لو آبادی کے لیے یہ تفریح کا، یہ میلے ٹھیلے بہت بڑا ذریعہ ہیں اور پورے بھرپور انداز سے ملک میں موجود ہے۔ ہم پاکستان کی بات ہی، ہم انٹرنیشنل لیول پہ اگر بات کریں تو بڑے عجیب عجیب قسم کے میلے ہمیں نظر آتے ہیں، جن میں ٹماٹر تک ایک دوسرے پر پھینکنے کا فیسٹیول ہوتا ہے، ٹماٹر پھینک کر لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارے خوش ہونے کے طریقے ہوتے ہیں، مختلف انداز سے لوگ خوش ہوتے ہیں ان فیئرز اینڈ فیسٹیولز میں، میلوں ٹھیلوں میں۔ ان فیئرز اور میلے ٹھیلوں کی بات کے بعد ہم آ جاتے ہیں فیسٹیولز پہ۔ یہ فیسٹیولز، یہ عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید میلاد النبی اور اس قسم کے جو ہمارے تہوار ہیں، جن کا تعلق ہمارے مذہب، ہمارے معاشرے، ہماری جغرافی سے بھی ہے، یہ ہم نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، ہم ان فیسٹیولز کو بھرپور طریقے سے مناتے ہیں اور ان میں شرکت کرتے ہیں، ان کا باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم جہاں کہیں رہ رہے ہوتے ہیں وہاں کے لوگوں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم کس مذہب اور کس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے آرکیٹیکچر، عمارتیں۔ میں نے آپ سے کہا کلچر میں جو شامل ہیں چیزیں، وہ ساری چیزیں خاموش ہوتی ہیں لیکن بولتی ہیں۔ اب اگر میں عمارت کے حوالے سے بات کروں، یہ میں نے بنایا آپ کے سامنے، اب اگر کوئی نہ بھی بولے، نہ بھی بتائے، تو بھی ہم اسے دیکھ کر، اس کی طرز تعمیر کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ یہ ایک مسجد ہے۔ ہم مندر کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ یہ مندر ہے۔ ہم چائنیز شنگریلا دیکھ کے، اس طرح کی چیز دیکھ کے، ہم کسی ریسٹورنٹ کے باہر یہ اس طرح بنا ہوا دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں یہ چائنیز ریسٹورنٹ ہے۔ عمارتیں، پتھر کی عمارتیں خاموش ہوتی ہیں لیکن وہ بتا دیتی ہیں کہ وہ کس علاقے سے، کس ملک سے، کن لوگوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ پاکستانی آرکیٹیکچر کی خاص بات یہاں پر مغلوں کا جو طرز تعمیر تھا، جس میں اسلام کے جو ایک وائڈ اور وسیع تصور کا وہ نظر آتا ہے ہمیں، وہ مختلف قسم کے پیلسز، محلات، باغات، مساجد، قلعے، وہ ساری جو آرکیٹیکچر ہے جو کہ ہمارا ثقافتی ورثہ بھی ہے، یعنی یہ چیزیں جو مغل بادشاہ اور مسلمان بادشاہ یہاں بنا کر گئے ہیں، یہ یہاں آج بھی موجود ہیں، اور اس دور کی عظیم الشان جو اس دور کا ایک وہ تھا، جو امپیکٹ تھا، وہ آج بھی بتا رہی ہیں۔ تو آج بھی جو نئی بلڈنگز بنتی ہیں ان میں پاکستانی ثقافتی ورثے کو نظر میں رکھتے ہوئے جو طرز تعمیر ہے، اس طرز تعمیر میں اسلام کی اور خاص طور پہ مغل بادشاہوں کی جو طرز تعمیر ہے اس کو سامنے رکھا جاتا ہے اور اس پر فخر بھی کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد
कैलीग्राफी हो गई, गेम्स एंड स्पोर्ट्स हो गए, खेल। फिर अगर ये खेल कुश्ती हो, कबड्डी हो, मलाखड़ा हो या रेसलिंग हो, नाम मुख्तलिफ हैं लेकिन ये खेल एक जैसे हैं। मुख्तलिफ ममालिक खेल के हवाले से पहचाने जाते हैं। जैसे आप बुल फाइटिंग की बात करें तो आपके जहन में फ़ौरन स्पेन का तस्वर आ जाएगा। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के खेल जो हैं वो मुख्तलिफ मुल्कों की पहचान होते हैं। पाकिस्तानी खेलों में ये अभी मैंने आपसे जो जिक्र किया, कबड्डी, कुश्ती, मलाखड़ा और ये चीज़ें तो हैं ही, लेकिन बड़ी मज़े की बात है कि पाकिस्तानी खेलों में मुर्गों की लड़ाई, कुत्तों की लड़ाई, जानवरों को लड़ाना, और ये लोग इससे भी बड़ा इंजॉय करते हैं। क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, ये सब तो इंटरनेशनल खेल हैं, जाहिर है ये तो खेले भी जाते हैं, देखे भी जाते हैं, पसंद भी किए जाते हैं। लेकिन जो मखसूस कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो खेल हैं पाकिस्तान के, वो मैंने भी आपसे जिक्र किया कि लोग आज भी उनमें दिलचस्पी रखते हैं और उनमें एक हो जाते हैं। आपने नोट किया है कि हम अपनी ज़ाती दुश्मनियाँ या ज़ाती नफ़रतें या ज़ाती नापसंदीदगी को पीछे रख देते हैं। जब इस किस्म की कौमी सतह पे हमें कोई कामयाबी मिलती है इस किसी खेल में, तो फिर मिठाइयों की दुकानें खाली हो जाती हैं। फिर हम चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तानी की हैसियत से दुनिया में कहीं भी रह रहे हों, हम अपनी उस खुशी को मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। तो ख़ास बात जो कल्चर के हवाले से सामने आती है वो ये है कि वो तमाम खुशियाँ, वो तमाम एक्टिविटीज़, वो तमाम मामलात जो हम मिलकर मनाते हैं और अपने मुल्क से बाहर भी उनको याद रखते हैं, वो कल्चर में शामिल है, वो कल्चर कहलाते हैं। बात लिटरेचर, अदब, शायरी, नज़्म, नसर। लिटरेचर भी किसी जगह की, किसी कल्चर की, किसी इलाके की, किसी जगह के रहने वाले लोगों की सोच का अक्कास होता है। आप देखिए पाकिस्तानी कल्चर में, पाकिस्तानी नज़्म, नसर, शायरी और तहरीर में आपको पीस, लव, मोहब्बत और अमन का पैगाम मिलेगा। फिर चाहे वो शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई हो सिंध से, KPK से रहमान बाबा हो, पंजाब से बुल्ले शाह हो, या फिर बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान की शायरी थोड़ी सी डिफरेंट है जिसमें मैं आपसे कहूँगी हर्ब या रिज़मिया शायरी, जिसमें जंगी जज्बात को जोश और उभारा जाता है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो ख़ास तौर पर जंगी जज्बात के हवाले से और बहादुरी के हवाले से उनकी शायरी में भी वो चीज़ आपको मिलती है। और उसके अलावा बाकी के जो हमारे सूबे हैं, बाकी के जो पाकिस्तानी शायर हैं, फिर वो सर सैयद अहमद ख़ान की नसर से शुरू हो, अल्लामा इकबाल की शायरी की बात हो, या आज के शोरा की बात हो, हमें पाकिस्तानी शायरी में इश्क़ हकीकी और इश्क़ मजाजी दोनों मिलते हैं। मुझे उम्मीद है आज के लेक्चर में ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आप जो है इससे भरपूर इस्तिफ़ादा करेंगे अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी सकाफ़त की नुमायाँ ख़ुसूसियात, अगर आप 10th ग्रेड में हैं, आप 2nd ईयर में हैं, आप डिग्री लेवल पर हैं, आपको पाकिस्तानी कल्चर की नुमायाँ ख़ुसूसियात ज़रूर पूछी जा सकती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। रमज़ान का महीना है, इबादतों का महीना है, और अल्लाह ताला आपको अपनी इबादतों में, अपनी दीन और दुनिया में कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।